हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोगों की अच्छे तरीके से जो प्रैक्टिस है वो सीटेट की हो जाएगी। तो दोस्तों देरी नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं वीडियो पे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उनके पास में आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी नहीं करते हैं, अब सीधा चलते हैं प्रश्नों पर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों ये किस पर आधारित है इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। पहला हमारा विकल्प क्या कह रहा है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। दूसरा विकल्प हमारा कह रहा है शिक्षण एवं विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा विकल्प हो जाएगा वो हमारा तीसरा विकल्प जो है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों सही हो जाएगा इसको भी हम लोग जानते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो जो बालक होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के साथ ही साथ में हमको ये भी ज़रूरी है कि उनकी शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि भी हो दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे जो सर्वोत्तम विधि है वो हमारी कौन सी है, वो खेल विधि, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, इस खेल विधि में क्या होता है कि वृद्धि और विकास जो होता है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ही आधारित होता है, जिससे कि बच्चों का अच्छे से हमारा विकास और वृद्धि अच्छे से होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों। अब दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये एक मनोविकार है। और जो मनोविकार से संबंधित जो भी एक वीडियो हम प्रॉपर लाएंगे जिसमें कि जितने भी मनोविकार हैं उसको हम अच्छे से उसको हम समझेंगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस में है तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या व्यवहारिक विकार से। तो इसमें दोस्तों जो डिसलेक्सिया है वो हमारा है पठन विकार से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पठन विकार से संबंधित क्यों है, इसमें क्या होता है कि इसमें दोस्तों देखिए इसमें बालक जो होता है वो अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे गणितीय विकार में, ये वाला जो है सेकंड ऑप्शन गणितीय विकार, जो इसमें क्या होता है तो गणितीय विकार जो है वो इसमें डिस्कैकुलिया, ठीक है, डिस्कैकुलिया जो पठन विकार है वो हो जाता है गणितीय विकार में। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ है विकार हैं। और जो बाकी विकार है दोस्तों इसके लिए हम प्रॉपर एक वीडियो लाएंगे, उसको हम उसमें हम समझेंगे अच्छे तरीके से। तो ये हो गया, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो वो है पठन विकार से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, दूसरे बच्चों के साथ में, विशेष विद्यालयों में, विशेष बच्चों के विकसित विधियों के द्वारा, और विशेष विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों के विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो इसमें दोस्तों जो सही विकल्प हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर पहला, यानी कि दूसरे बच्चों के दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों होगा उसको भी हम जानते हैं। देखिए, अगर विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे हैं, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, इसमें देखिए इस टाइप के बच्चे आ जाए जैसे जैसे विकलांग बच्चे हैं, है ना, और जो जिनको थोड़ा सा कम दिखाई देता है, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, है ना, तो इस टाइप के जो या मानसिक विकार से रोगी जो बच्चे हैं, जो ग्रसित बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, तो ये हमारे विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे आ जाते हैं इनको, है ना। तो इनको जो प्रबंध होना चाहिए शिक्षा का वो कैसा होना चाहिए, तो दूसरे बच्चों के साथ में इनको बिठा के ही शिक्षा देनी चाहिए। उससे क्या होता है दोस्तों कि देखिए उससे ये होता है कि ये बच्चे ये जो अपनी आवश्यकता तो पूर्ति करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ में दोस्तों वो अन्य बच्चों के साथ में, है ना, क्रियाकलापों से प्रभावित भी होंगे। उनके साथ में जब रहेंगे, उनके साथ में खेलेंगे, उनके साथ में पढ़ेंगे, तो क्या होंगे, ये अपने आप को मतलब गिल्टी फील नहीं करेंगे एक टाइप का, मतलब ये फील नहीं करेंगे नहीं हम विकलांग हैं, है ना। ये चीज़ ऐसा होता है, इससे क्रियाकलापों में से प्रभावित होंगे, ताकि इनके क्या हो कि भविष्य में भविष्य का जो सामान्य वातावरण है उसमें अपने आप को क्या हो सके क्या कर सकें, अपने आप को समायोजित कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो दोस्तों अब ये हो गया, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कहता है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। ठीक है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, यानी कि अभिप्रेरणा का दोस्तों मतलब क्या होता है, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। तो इसमें हमारा क्या क्या हो जाएगा कि सीखने वाले बच्चों की स्मृति को तेज बनाता है, ये जो मोटिवेशन है, या फिर हो जाएगा कि पुराने अधिगम से नए अधिगम की विभेदित करता है, या ये हो जाएगा एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है,
या ये हो जाएगा नए सीखने वालों की अभिप्रेरणा के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा जो सही विकल्प दोस्तों हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन क्या है। तो अब मोटिवेशन क्या है कि नए सीखने वालों की अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। अब देखिए अधिगम अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम अधिगम और रुचि का मतलब क्या होता है, और मोटिवेशन अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है। तो ये चीज़ें अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, रुचि का मतलब होता है नहीं कहते हैं अपने इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट है उस चीज़ में कि नहीं है। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। देखिए जो मोटिवेशन है वो अधिगम यानी कि लर्निंग में, अधिगम का मतलब क्या होता है लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग में यानी कि सीखने में जो मोटिवेशन है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मोटिवेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं कि बच्चों में रुचि हम जागृत कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो बच्चे को कोई सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, कोई चीज़ सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा, तो आप उस सब्जेक्ट को ज़बरदस्ती बच्चों पे नहीं थोप सकते हैं। बच्चों को जिस सब्जेक्ट पर रुचि आ रहा है ना, तो उसी पे आप क्या नाम है कि उसको अच्छे से मोटिवेट करिए और वो अच्छे से उसमें विकास करेगा। ठीक है ना, उसको अच्छे से वो ग्रहण भी करेगा, उससे अच्छे से वो प्रभावित भी होगा। तो क्या होगा कि मोटिवेशन से हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन से हम स्टडी को हम अच्छी तरीके से रोचक बना सकते हैं, है ना। बच्चों में एक रुचि पैदा कर सकते हैं, उत्सुकता ला सकते हैं, जिससे कि बच्चों में अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका सही आंसर विकल्प नंबर चौथा। अब दोस्तों चलते हैं विकल्प नंबर अगले पर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ में हमको क्या चीज़ करना चाहिए कि निम्न स्तर के कार्य के लिए उन्हें उचित माफ़ कर देना चाहिए, या उनके दैनिक जीवन में उनके माता पिता या मित्र की हेल्प लेना चाहिए, या कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो एवं सीडी के जरिए उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा। इसमें सही विकल्प जो दोस्तों हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर तीसरा, जो कि है कक्षा में बच्चों के साथ में सामान्य बर्ताव करना चाहिए और उनको ऑडियो या सीडी के जरिए उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए कक्षा जो 5 के जो बच्चे हैं वो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, और अगर वो न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं तो उनके साथ में जो सामान्य बच्चों के साथ में, सामान्य बच्चे की तरह उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, ताकि उनको गिल्टी फील ना हो, बुरा फील ना हो। ठीक है, और अधिगम यानी कि लर्निंग को बढ़ाने के लिए, सीखना उनको बढ़ाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, अगर वो देख नहीं पा रहा तो उनको श्रव्य शिक्षण सामग्री जो है उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि भाई उनके कान तो खराब नहीं है, वो सुन तो सकते हैं ना। ठीक है, तो अगर वो देख नहीं पा रहा तो उनको ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग या सीडी वगैरह उनको वो उपलब्ध कराइए, जिससे कि वो उससे सीख सकें, वो सुन के। ठीक है, तो ताकि जो बच्चे हैं ना उनको अक्षमता का जो है वो अभाव ना हो, मतलब जो अगर वो दृष्टिहीन बच्चे हैं तो उनको ये चीज़ फील ना हो कि हम नहीं सीख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम करें तो इसका विकल्प नंबर हमारा तीसरा जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कहता है कि श्याम पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। क्या वो दृश्य श्रव्य सामग्री है, या दृश्य साधन है, या दृश्य श्रव्य साधन है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनमें इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा दृश्य साधन। ठीक है, तो जो श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड जो हमारा है वो एकदम दृश्य साधन है। और वो कैसे, इसको हम अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए वे साधन जिनमें क्या हो कि बालक की जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे कि हमारी आँख हमारी एक दृश्य ज्ञानेंद्रिय है। तो ऐसा मतलब साधन जिसमें कि बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रियाँ यानी कि आँख जो होती हैं उससे उसका उपयोग होता है। ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सकती है, इसी को हम कहते हैं शिक्षण सामग्री। ये दृश्य जो क्या होते हैं, ये दृश्य यानी कि ब्लैक बोर्ड जो है वो हमारा क्या है, एक शिक्षण सामग्री है। अगर अन्य शिक्षण सामग्री की बात कर दें जो कि दृश्य साधन के उसमें फॉर्म में आते हैं, जो कि अन्य शिक्षण सामग्री जो दृश्य साधन में आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ब्लैक बोर्ड तो एक है ही है। ठीक है, उसके साथ में जैसे चार्ट हो गया, हमारा मानचित्र हो गया, है ना, रेखा चित्र हो गया, या कोई मॉडल वगैरह हो गया, तो ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, ये हमारे सब दृश्य साधन के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों ये वाला प्रश्न हमारा हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। मतलब शिक्षण कुशलता मतलब एकदम शिक्षण में एकदम परिपक्व होना चाहिए। ठीक है, श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं शिक्षण कुशलता क्या होता है। शिक्षण कुशलता जो होता है कि शिक्षण जो कर रहा है, टीचर जो शिक्षण कर रहा है उस पर सारी चीज़ों में वो एकदम कुशल होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। तो इसके हमारा सही विकल्प दोस्तों होना चाहिए उपरोक्त सभी। यानी कि शिक्षण कुशलता क्या है, एक अध्यापक में
बोर्ड पर जो एक अध्यापक को किस पर कुशल होना चाहिए, श्याम पर लिखना इस पर कुशल होना चाहिए, प्रश्नों को किस तरीके से हल करना उस पर कुशल होना चाहिए, प्रश्नों को किस तरीके से पूछना उस पर भी उसको कुशल होना चाहिए एक टीचर को। ठीक है, तो हमारा ये विकल्प नंबर जो हमारा लास्ट वाला है जो उपरोक्त सभी, ये हमारा एकदम कन्फर्म सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें उनके साथ में क्या करना चाहिए। कक्षा के बाद शिक्षकों से मिलने की सलाह दी जाए, क्या ये हो जाएगा सही। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसको दोस्तों जो सही विकल्प दोस्तों हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, यानी कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। अगर कोई कक्षा में अगर कोई विद्यार्थी अगर टीचर से अगर प्रश्न पूछ रहा है तो उसको लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, देखिए अगर कोई बच्चा है, अगर वो टीचर से कोई प्रश्न पूछ रहा है ना, तो उसकी उत्सुकता को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए, टीचर को उसकी समस्याओं को समाधान पहली चीज़ तो करना चाहिए कि अगर जो प्रश्न वो बच्चा पूछ रहा है उसको टीचर को उसको बताना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में उसकी जो रुचि है उसको जागृत करना चाहिए। उसका जो रुचि अगर उस सब्जेक्ट में है, उस प्रॉपर एक सब्जेक्ट में है, तो उसकी रुचि को बनाए रखने के लिए उससे और भी प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। और जब उससे प्रश्न पूछेंगे तो उसमें क्या होगी, रुचि जागृत होगी और साथ ही साथ में उसमें एक सतत विकास जो है वो एकदम प्रॉपर चलता रहेगा। तो ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा अगला कहता है कि शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है, तो दोस्तों क्या वो टीपी नन ने किया है, स्पेंसर ने किया, फ्रॉबेल ने किया या मॉन्टेसरी ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षण का किंडरगार्टन पद्धति है, किंडरगार्टन पद्धति किसने अपना किया है, प्रतिपादन किसने किया है, तो वो किया है फ्रॉबेल ने। ठीक है, और फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन का पद्धति किया है। उसकी फ्रॉबेल के ही तथ्य पे हम कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहेंगे। देखिए जो मनोवैज्ञानिक एक जो फ्रॉबेल हैं, उन्होंने 1840 ईस्वी में, कब 1840 ईस्वी में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1840 ईस्वी में उन्होंने पहला किंडरगार्टन खोला था। पहली चीज़ तो ये तथ्य बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पहला जो किंडरगार्टन खोला था वो कब खोला था, वो 1840 ईस्वी में खोला था। और इसी को हम क्या कहते हैं, किंडरगार्टन पद्धति के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है, किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। देखिए किंडर का मतलब क्या होता है बच्चा, और गार्डन का मतलब क्या होता है बगीचा, तो बच्चों का बगीचा। ठीक है ना, इसका किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है बच्चों का बगीचा। मतलब इसके लिए फ्रॉबेल क्या कहते हैं, फ्रॉबेल के अनुसार ये क्या कहते हैं कि जिस तरीके से हम बगीचे में छोटे छोटे पौधों को हम पालते हैं, पोसते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, फिर वही पौधे बड़े होकर वो एक अच्छा सा एक वृक्ष बन जाते हैं, यानी कि एक पेड़ बन जाते हैं। उसी प्रकार से हम बच्चों को, छोटे बच्चों को जो कि प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनको हम अच्छी तरीके से अगर देखभाल करेंगे, उनके मानसिक और शारीरिक विकास को अगर हम अच्छे तरीके से विकास करेंगे, तो वही बच्चे बड़े होकर एक अच्छे और शिष्टाचार वाले बच्चे बनेंगे, जो कि आगे चल के डेवलप करेंगे और अच्छे से विकास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादन किसने किया, वो किया है फ्रॉबेल ने। तो अब तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय मिलने के लिए कभी भी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, यानी कि अगर बच्चे का जो अभिभावक है अगर वो मिलने नहीं आ पा रहे किसी काम बस में, तो आप उनसे मिलने स्वयं जाएंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर बच्चे के जो पिताजी हैं या अभिभावक है या माता पिता भाई बहन जो भी हैं, अगर वो किसी कारणवश अगर विद्यालय नहीं आ पा रहे, तो बच्चे की जो भी जानकारी है, बच्चों की जो भी कमियां हैं, तो आप स्वयं उनके घर पे जा करके उनसे मिलेंगे और बच्चे की जो भी चीज़ें हैं, अच्छाई बुराई, क्या उसमें कमियां हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आप उस अभिभावक से। ठीक है, तो अगर अभिभावक किसी कारणवश विद्यालय नहीं आ पा रहा, तो आप उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। तो ये हमारा विकल्प नंबर तीसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बच्चे का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि बहुत तरीके से बच्चे जो हैं वो प्राप्त वयस्कों के साथ में बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छा माना जाता है, या बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनोखी अवधि है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो विकल्प नंबर चौथा जो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो
बचपन का जो सांप्रतिक दृष्टिकोण है, मतलब बचपन का जो दृष्टिकोण है वो किस तरीके से उसको मानते हैं। तो जो बचपन का दृष्टिकोण है वो कैसा है, वृद्धि एवं परिवर्तनों की अनोखी अवधि है। अब बचपन में क्या होगी, जल्दी जल्दी वृद्धि होगी, और जल्दी बचपन में क्या होगा, बच्चों में, बालकों में परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। तो वृद्धि एवं परिवर्तनों की एक अनोखी अनोखी अवधि है, यही कहा है कि अनोखी अवधि। क्या मतलब, बच्चे तुरंत एकदम पता लगे आज बता 2 साल का है, 1 साल बाद वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो उसमें जो परिवर्तन है बहुत ही जल्दी जल्दी होते हैं बचपन में। तो ये हमारा विकल्प नंबर चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। असंगठित मतलब क्या होता है, जिसमें कि घर वाले जो हैं वो एकदम संगठित ना हो, माता अलग जा रही हैं, वो उनका अपना बच्चों से कोई लेना देना नहीं, पिताजी हैं वो अपने मगन में खोए रहते हैं, उनसे बच्चों को या अपने घर वालों से कोई लेना देना नहीं। ये इस टाइप के जो परिवार होते हैं, इस टाइप के जो घर होते हैं वो होते हैं असंगठित, ठीक है ना। संगठित नहीं, मतलब अलग अलग सब भाग रहे हैं। तो उस प्रकार के अगर घर से अगर कोई बच्चा आ रहा है तो वो किस प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों का, स्वतंत्र अध्ययन का, या नियोजित निर्देशन का, या अभ्यास पुस्तिका में। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सेकंड, स्वतंत्र अध्ययन में वो एकदम कठिनाई अनुभव करेगा। इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी असंगठित घर से जो बच्चे आते हैं उनमें उसके जो वातावरण का है, उनके जो वातावरण है उस पर प्रभाव तो कन्फर्म ही करना पड़ेगा। जो असंगठित घर से जो बच्चे आते हैं उनके में वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ेगा। इससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि अनुशासन और आत्मनिर्भर जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है इन बच्चों में, ठीक है। जो भी असंगठित घर से बच्चे आते हैं उनमें अनुशासन का और आत्मनिर्भर जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। आपने खुद देखा होगा कि जिनके पिताजी थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनको घर वालों से कोई मतलब नहीं, उनकी मगर मम्मी घर पे नहीं है, ठीक है, या मम्मी नहीं है उनकी मान लो बाई चांस, और उनके पापा बच्चों से कोई लेना देना नहीं रखते हैं, तो क्या होता है बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो गलत संगति में पड़ जाते हैं। तो बच्चे कहीं क्रिमिनल बन रहे हैं, कहीं ये बन रहे हैं, कहीं शराबी बन जाते हैं, इस टाइप की ये चीज़ें होती हैं। तो क्या होती है, और साथ ही साथ में अनुशासन भी नहीं रहता उन बच्चों में। तो इस टाइप की चीज़ें उनमें आ जाती हैं, उन इस टाइप की चीज़ें जो रहते हैं वो गुण जो है उस पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि बालक में जो स्वतंत्र अध्ययन की जो है वो कठिनाई इसमें अनुभव करेगा। तो इसका विकल्प नंबर जो सेकंड है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर कोई कक्षा में एक छात्र अगर बुद्धिमान है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, या उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वजह से, अरे सॉरी दोस्तों, ये वजह से नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरीके से उसे अनुप्रेरित यानी कि मोटिवेट करेंगे। क्या ये सही हो जाएगा। या विकल्प नंबर डी, उनके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, क्या ये हो जाएगा सही। तो इसमें आपको बता दूं कि इसका जो सही विकल्प दोस्तों हो जाएगा वो विकल्प नंबर हमारा तीसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि वह जैसे ही जिस प्रकार से वो अधिक प्रगति कर सके उस प्रकार से उसको हम अनुप्रेरित यानी कि मोटिवेट करेंगे उस बच्चों को, ठीक है। अब देखिए उसमें होता क्या है कि बुद्धिमान जो छात्र होते हैं उनके अधिगम को अगर सही दिशा निर्देशन देने के लिए जो टीचर जो होते हैं उनको समय समय पे उनको अच्छा से सही निर्देशन देना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। और जो तीव्र बुद्धि वाले यानी कि तेज बुद्धि वाले जो बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ में उन्हें सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षण कार्य करवाना उचित नहीं माना जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर सामान्य बच्चों के साथ में अगर तेज बुद्धि वाले बच्चों के साथ में अगर आप बैठाएंगे तो उसमें होगा क्या, देखिए अगर आप तेज बुद्धि वाले बच्चों के हिसाब से अगर पढ़ाएंगे तो सामान्य बुद्धि वाले बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप तेज बुद्धि वाले बच्चों के हिसाब से पढ़ाएंगे तो सामान्य बच्चों वाले को समझ में नहीं आएगा, और सामान्य बच्चों वाले के अगर हिसाब से अगर धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो जो तेज बुद्धि वाला बच्चा है वो एकदम उस क्लास में वो उबाऊ फील करेगा, वो उसको ऊब लगेगी, उसको आलस आएगा, उससे जो उसको मन नहीं लगे। क्योंकि उस होशियार व्यक्ति को, जैसे आपको एक चीज़ बताते हैं, कक्षा में क्लास में 1-2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो बहुत होशियार होते हैं, ठीक है। अगर टीचर अगर होशियार बच्चे को हिसाब से मान लो उस होशियार जो बच्चा है उसको अगर वो चैप्टर आता है अच्छी तरीके से, अगर वो टीचर हाई लेवल की चीज़ें पढ़ाएगा, होशियार बच्चों के हिसाब से पढ़ाएगा, तो जो बेचारे कमज़ोर बच्चे हैं वो तो उनको तो कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर ऊपर वो चीज़ें निकल के जा रही हैं। अगर वही टीचर अगर बच्चों जो थोड़ा सा वीक बच्चे हैं उनके हिसाब से पढ़ाएगा तो जो होशियार बच्चा है तो वो एकदम उबाऊ फील करेगा, उबेगा उस क्लास में, उब जाएगा वो क्लास में, क्योंकि वो उससे वो बार बार वही चीज़ें पढ़ रहा है तो वो उसको अच्छी तरीके से आती है तो वो उस चीज़ को उब जाएगा। तो इसीलिए तो जो बुद्धिमान बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ में
जो बैठा के उनको गृह कार्य या काम करवाना उचित नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसको विकल्प नंबर हमारा तीसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन में चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। चित्तवृत्ति के सबसे पहली चीज़ बताते हैं आपको। चित्तवृत्ति का मतलब क्या होता है। चित्तवृत्ति का मतलब होता है रुचि का ना लेना। बच्चा किसी चीज़ में रुचि नहीं ले रहा तो उसको हम चित्तवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। चित्तवृत्ति का मतलब होता है बच्चा उस चीज़ में रुचि नहीं ले रहा है। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा पहला हो जाएगा कि उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, या उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करे, नहीं तो आप प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। या विकल्प नंबर डी हमारा हो जाएगा उन्हें अपनी रुचि अथवा उन्हें अपने आप से विषय वस्तु के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें उन्हें बताएंगे। तो इसमें विकल्प नंबर जो दोस्तों हमारा डी है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि उनको जो बच्चों को जो अपने रुचि के अनुसार है उनको बताना चाहिए। अब इसको हम समझाते हैं आपको किस तरीके से। देखिए, हमने आपको बताया चित्तवृत्ति का मतलब क्या होता है कि बच्चा उस चीज़ में रुचि नहीं ले रहा है। अगर बच्चा किसी चीज़ में रुचि नहीं ले रहा है तो मान लो एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स में, फोर्स यानी कि बल चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। अब बच्चा उस चीज़ में रुचि नहीं ले रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, रुचि नहीं ले रहा है, तो क्या करेंगे। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को एक जिस प्रकार से बच्चा रुचि ले उस तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और अलग अलग शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना, बच्चों और जो बल चैप्टर है यानी कि फोर्स चैप्टर उसको थोड़ा सा मनोरंजक बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चा क्या हो, बच्चा उस चीज़ में उस चैप्टर में रुचि लेने लगे। तो इसका मतलब तात्पर्य यही है। तो विकल्प नंबर चौथा जो हमारा है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी घटना या वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप स्टार लगा लीजिए कि बच्चा जिस स्टेज में सोचना यानी कि तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है उस स्टेज को क्या कहा जाता है। संवेदिक प्रणोद अवस्था यानी कि संवेगित अवस्था, या औपचारिक अवस्था, या पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या कहेंगे इन चारों विकल्पों में से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा यानी कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये जो कथन है, ये चारों जो कथन है वो किसने दिए हैं। तो ये जो चारों कथन है वो दिए पियाजे साहब ने। किसने दिए हैं, पियाजे साहब ने। ठीक है ना, तो ये चारों कथन जो है वो पियाजे साहब ने दिए हैं। उन्होंने चार अवस्थाएं मानी हैं। एक होती है हमारी सामयिक अवस्था, एक होती है हमारी औपचारिक अवस्था, एक होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, एक होती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। औपचारिक अवस्था को हम लोग अमूर्त क्रियात्मक अवस्था भी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो क्रियात्मक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, है ना, सोचना प्रारंभ कर देते हैं इस स्टेज में बच्चे। और ये जो क्रियात्मक अवस्था जो है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, वो होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बालकों में ये अवस्था जो होती है। अगर 7 वर्ष से 11 वर्ष तक का बच्चा है तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था उसमें माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें दोस्तों हो गई। इसमें इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, इस स्टेज में बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है ना, तर्क वितर्क जो होता है वो करना प्रारंभ कर देता है। इस चीज़ के जो गुण हैं वो आ जाते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था के बच्चों में। ठीक है, तो और अगर मैं बात करूं पियाजे का, तो पियाजे का जो संपूर्ण जो पियाजे से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जो पूरा टॉपिक है उसको उस पूरे टॉपिक को अच्छे से हमने समझाया है। आप लोग के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाइए उस वीडियो में से अगर वीडियो आप देख लेंगे तो पियाजे से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो एकदम आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से, आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आपने वो वीडियो देख लिया। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर जाइएगा। पियाजे का संपूर्ण जो टॉपिक है वो कवर मैंने किया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। किसके द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, या पियाजे द्वारा। तो मैंने आपको बताया था, पिछले प्रश्न में बताया था कि जो बौद्धिक विकास के जो 4 चरण हैं वो किसने दिए हैं, पियाजे साहब ने। ठीक है ना, इसी को हम लोग संज्ञानात्मक विकास के चरण के नाम से भी जानते हैं। पियाजे साहब ने चार जो हमारे चरण दिए हैं। एक हमारा पहला चरण आ जाता है संवेदी अवस्था, वो होता है 0 से 2 वर्ष। संवेदी अवस्था जो होता है वो कब से कब तक होता है, तो संवेदी अवस्था जो होता है दोस्तों वो होता है 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो होता है 7 से 11 वर्ष तक।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 अवस्था, जिसमें बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ये आती है 11 से 15 वर्ष तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी को हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो पियाजे इसका सही आंसर हो जाएगा। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी? 4 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। तो ये लोग आप लोग एकदम अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो अल्पवयस्क बच्चे, अल्पवयस्क का मतलब क्या होता है? अल्प मतलब कम, वयस्क मतलब परिपक्व, ठीक है। अगर कम परिपक्व बच्चा है, मतलब अल्पवयस्क बच्चा है, मतलब छोटा बच्चा है, तो अधिगम में अभिभावक की भूमिका उसमें क्या होनी चाहिए, यानी सीखने में, अधिगम करने में, लर्निंग में उसके जो माता पिता है उनकी भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो उनकी जो भूमिका है दोस्तों कैसी होनी चाहिए? तो उनकी भूमिका होनी चाहिए एकदम अग्र सक्रिय, ठीक है। तो माता पिता की भूमिका जो अल्पवयस्क बच्चों में होनी चाहिए एकदम अग्र होनी चाहिए और सक्रिय भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अब अगला दोस्तों प्रश्न कहता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है। मतलब बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको कहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में, यानी कि घर में। तो इसका दोस्तों सही विकल्प एकदम हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में, ठीक है ना, एकदम सही विकल्प हो जाएगा। तो विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसका अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इसको हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने के लिए और उसको एकदम सही मापने के लिए और उसे परिभाषित करने के लिए एकदम उत्तम विधि जो है, एकदम अच्छी विधि है, कौन सी है? तो वो है परीक्षा प्रणाली विधि। अब परीक्षा प्रणाली विधि एकदम सबसे उत्तम विधि है संज्ञानात्मक विकास को जांचने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के जो स्तर को है वो जाना जाता है, और इसमें उपयुक्त जो जगह कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है स्कूल, यानी कि विद्यालय। स्कूल में क्या होता है कि बच्चा स्वतंत्र होता है स्कूल में और अनुशासन में भी रहता है। इसी प्रकार से उसको और अपनी अभिव्यक्ति भी दे सकता है। तो इसमें बच्चे के जो अगर संज्ञानात्मक विकास है उसको कहाँ पे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वो है विद्यालय में या तो स्कूल में, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों ये प्रश्न हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न क्या कहता है कि डैश को अनुप्रेरित शिक्षण को एक संकेत के रूप में विवेचन किया जाता है। यानी कि इसमें विकल्प हम पहले देखते हैं कि कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, कक्षा में पूर्ण नीरसता, या विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। तो इसमें दोस्तों जो सही हमारा एकदम प्रश्न हो जाए, सही विकल्प जो दोस्तों हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्नों को पूछना, ठीक है ना। इसमें देखिए अब इसमें क्या हो जाए, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्नों को पूछना हो जाएगा। इसमें विकल्प हमारा चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें होता क्या, देखिए, शिक्षण को प्रभावशाली और बनाने के लिए तब होता है जब कक्षा में समय समय पर टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में वार्तालाप कर सके, यानी कि बातचीत करते रहें, ताकि एक कक्षा में एक उबाऊ फील ना हो, कक्षा ऐसा लगे कि हाँ कक्षा एकदम जिंदा है अभी, ठीक है ना। तो कक्षा में टीचर और जो स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से वार्तालाप उस शिक्षण जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसी के स्वरूप में वार्तालाप होनी चाहिए, जिससे कि ये और एक दूसरे से प्रश्न भी पूछना चाहिए। जैसे टीचर जो है वो बच्चों से प्रश्न भी पूछते रहें समय समय पर, जिससे कि छात्रों में रुचि भी बनी रहे, है ना, और ये भी पता लगता रहे कि क्लास में अधिगम जो है वो अच्छी तरीके से चल रहा है और छात्र उस चीज़ में अपनी रुचि भी लेगा, ठीक है। तो इसमें विकल्प नंबर जो हमारा चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितने भी आज मैंने 20 से 22 प्रश्न लिए हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर चैनल पे आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।